कोतवाली थाना क्षेत्र में कल सुबह घंटा घर रोड स्थित एवीएम स्कूल कॉन्वेंट के पास एक कार सवार सरकारी डॉक्टर आशा जिंदल ने तेज गति एवं लापरवाही से कार चलाकर स्कूली बच्चों को दहशत में डाल दिया, जिस पर चिड़िया खाना निवासी सचिन सैंडवाल, उनका एक पुत्र अवनीत और 2 पुत्री नम्रता और मीनाक्षी सवार थे। अभिभावक सचिन सैंडवाल ने बताया कि हर रोज की तरह वह आज अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में गली के पास तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद घायल बच्चों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सरकारी डॉक्टर आशा जिंदल के द्वारा तेज लापरवाही से जो कार चलाई गई, उसमें कल एवीएम कॉन्वेंट स्कूल के कई बच्चे घायल हो जाते, लेकिन गनीमत रही कि बाइक दीवार से जा टकराई और इन बच्चों को ही चोटें आई हैं। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, जिन पर हर इंसान आंख बंद करके विश्वास जताता है, लेकिन बच्चों के चोटिल हो जाने के बाद डॉक्टर आशा जिंदल ने अपनी गाड़ी से भी एक बार उतरकर बच्चों को नहीं देखा कि कितनी चोटें आई है, उल्टा धमकी देती रही कि मेरी रिपोर्ट दर्ज करा देना। इस मामले को लेकर थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज सुबह हम स्कूल जा रहे थे, एक आंटी बड़ी तेज रफ्तार में कार लेकर आई, हमारी बाइक में टक्कर मार दी, हम नाले में गिर गए, हमारा कोर्स वगैरह सब गीला हो गया, गंदा हो गया और मेरे भाई के चोट आ गई। हम सुबह स्कूल जा रहे थे, वहाँ पे एक आंटी कार लेके आई, उन्होंने हमारी मोटर बाइक में टक्कर मारी और हम नीचे गिर गए और वहाँ पे मेरे भाई को हाथ में चोट आई और मेरे पैर में चोट आई। वहाँ पे मेरी क्लासमेट, फ्रेंड्स वगैरह उनको चोट आने से बच गई और वो दूर हट गए। हमारे बैग, बुक्स वगैरह सारी चीजें गीली हो चुकी थी, गंदी हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां बढ़ापुर थाना क्षेत्र में पुलिस पर महिलाओं के साथ मारपीट और अभद्रता के गंभीर आरोप लगे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसमें पुलिस कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बढ़ापुर थाने के प्रभारी मृदुल कुमार व उनकी टीम पर आरोप लगा है कि उन्होंने बीती रात बिना किसी महिला कांस्टेबल के घर में जबरन घुसकर महिलाओं के साथ गाली गलौज और मारपीट की। इस दौरान एक युवक समेत कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि पुलिस ने सिर्फ उन्हें अपशब्द कहे बल्कि लाठी डंडों से पिटाई भी की। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। ये सब उस समय हुआ जब प्रदेश के योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है। स्थानीय लोग और पीड़ितों ने बढ़ापुर थाना प्रभारी मृदुल कुमार व उनकी टीम पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। वायरल वीडियो ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल उच्च अधिकारी इस मामले से कुछ भी कहने से बच रहे हैं। उधर पीड़ित पक्ष ने लिखित शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। आगे देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है, क्या दोषी पुलिसकर्मियों पर कोई ठोस कार्रवाई होती है या नहीं। महुआ प्रखंड 20 सूत्रीय सदस्यों ने गुरुवार को महुआ के बाल विकास परियोजना कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में कुछ कर्मी कार्यरत पाए गए, वहीं सीडीपीओ कार्यालय से गायब पाई गई। इस पर सदस्यों ने गुस्सा जताते हुए इसकी सूचना विभिन्न पदाधिकारियों को दी। महुआ प्रखंड 20 सूत्रीय के अध्यक्ष विनोद कुमार सुमन, उपाध्यक्ष दीनू दत्त चौधरी, सदस्य प्रोफेसर वेद प्रकाश पटेल, उमा रंजन सिंह उर्फ रमैया सिंह, भीम कुमार बाल विकास परियोजना कार्यालय पर पहुंचकर जांच किया। इस दौरान सीडीपीओ गायब पाई गई। पूछने पर कर्मियों द्वारा बताया गया कि वह क्षेत्र में है, जबकि सदस्यों द्वारा फोन करने पर उनका कोई उत्तर नहीं दिया गया। सदस्यों ने बताया कि बाल विकास परियोजना कार्यालय में भ्रष्टाचार आकाश छू रहा है। हर काम को लेकर रुपए वसूला जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार का वितरण समय से नहीं होता है। उन्होंने कार्यालय में कामकाज पर असंतोष जताया और इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों से लेकर सरकार को देने का निर्णय लिया। इस विभाग में कितना भ्रष्टाचार है, सदस्यों ने अपनी जुबानी रखा है। वो सुनिश्चित करते, लेकिन इनके एकाध जगह हमको ऐसे ही ऑन बोलने के लिए नहीं कि आप रिकॉर्ड नहीं कीजिए, तो वो बोल रहा है कि क्या आप लोग पड़े हुए हैं इसमें 4000 रुपया का महीना जो है प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र से
इनको बिचौलिए के द्वारा मिलता है और शिकायत है कि ये ऑफिस आते ही नहीं है और ऑफिस भी है। सरकार आपकी है, विभाग आपका है, फिर जब बिचौलिएगिरी कैसे चल रही है, बिचौलिए इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, एक चीज़ जब बता दीजिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वर्ष 1985 से 1986 तक छात्र राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाले सुभाष चंद्र सिंह गुड्डू अब उत्तर प्रदेश विधान परिषद आगंतुक से चुनाव लड़ने की घोषणा किया है। चौबेपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इसकी घोषणा की। इस घोषणा ने उनके समर्थकों और सामाजिक कार्यकर्ता में नई ऊर्जा भर दी है। गुड्डू ने अपने छात्र जीवन में एक के बाद एक 3 प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों दयानंद महाविद्यालय, हरिश्चंद्र महाविद्यालय और काशी विद्यापीठ में अध्यक्ष पद पर पहले ही प्रयास में ही जीत हासिल की। उनके नेतृत्व में छात्र हित में कई ऐतिहासिक पहलें हुई, जिनमें ऑनर्स डिग्री, परा स्नातक कक्षाओं, नए परिसर का निर्माण और बीएड, एमबीए, बीबीए जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत शामिल है। उन्होंने काशी विद्यापीठ से जुड़े कॉलेजों को एक मंच पर लाकर अनेक सकारात्मक निर्णय कराए और महामहिम राष्ट्रपति से भेंट कर विश्वविद्यालय विस्तार की पहल की। उनकी छवि एक ईमानदार, निर्भीक और जनप्रिय नेता के रूप में जानी जाती है। आज वे युवाओं और समाज सेवियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। अब जब उन्होंने विधान परिषद चुनाव में उतरने का फैसला किया तो उनके अनुभव, लोकप्रियता और जनसंपर्क क्षमता को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। पूर्व अध्यक्ष डीएवी पीजी कॉलेज, पूर्व अध्यक्ष हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज, पूर्व अध्यक्ष काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, पूर्व अध्यक्ष पूर्वांचल विश्वविद्यालय छात्र महासंघ का मैं अध्यक्ष रहा हूँ। आज नौजवानों के बीच में वाराणसी स्नातक खंड के चुनाव के लिए मैं प्रत्याशी के रूप में आ रहा हूँ। जो नौजवानों की लड़ाई है, जो अधूरा कार्य रह गया है, ये विधान परिषद सभी नौजवानों के सहयोग से मैं लड़ने जा रहा हूं। अगर मेरा विजय प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से नौजवानों की बेरोजगारी के लिए इत्यादि कार्यों के संबंधित जो नौजवान मेरे साथ जुड़े हैं, पूर्व से आज बेरोजगार हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करूँगा। मेरा ग्राम सभा कैथी, मार्कंडे महादेव कैथी का मैं निवासी हूँ। मेरे पूर्व में मेरे पिताजी 20 साल ग्राम प्रधान रहे हैं। मेरी माताजी 15 साल सेवा की हैं प्रधानी में और मैं उनके सपनों के लेकर मैं पिताजी के कार्यों को मैं पूरा करने के लिए मैं इस अभियान को छेड़ा हूँ, जो आज आपके बीच में उपस्थित हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। जो भी समस्या क्षेत्र हो, वाराणसी स्नातक में जितने भी नौजवानों का वित्त विहीन अध्यापकों की लड़ाई या जो भी समस्याएं रहेगी, मैं उनके लिए लड़ाई संघर्ष लड़ने के लिए तैयार हूँ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। सांसद संजय सिंह ने शिक्षा व्यवस्था, शराब नीति और हालिया राजनीतिक पाठ्यक्रमों को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश में 27,308 शराब की दुकानें, मधुशालाएं खोल दी गई हैं, जबकि 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। उन्होंने इसे शिक्षा के साथ खुला अन्याय बताते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने ऐलान किया कि 27 जुलाई को देश भर में ढपोरा शंखों को जगाओ, शंख बजाओ अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं में विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे। बिहार की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए संजय सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव को औपचारिकता बताया। उन्होंने कहा कि SIR रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 52 लाख वोट काटे जा चुके हैं, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। EVM पर भी संजय सिंह ने अविश्वास जताया। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक
इस्तीफे पर भी संजय सिंह ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह फैसला पूरे देश को अचंभित करता है और सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर इस्तीफा क्यों दिया गया। संजय सिंह ने गोरखपुर में महिला कांस्टेबल के साथ हुए शर्मनाक व्यवहार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीटीसी परिसर में बाथरूम में छुपे कैमरे लगाए गए, जो बेहद घृणित और चिंताजनक है। उन्होंने ऐलान किया कि यह मामला बेहद संसद में जोर शोर से उठाए जाएंगे। झगड़ा कराने के लिए था। हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों का स्कूल खुलवाने के लिए। बच्चे रो रहे हैं गेट पकड़ के, वो योगी जी को सुनाई नहीं दे रहा है तो हम शंख बजाएंगे, थाली पीटेंगे। हो सकता है मोदी जी को सुनाई पड़े, क्योंकि देखिए मोदी जी का तरीका क्या है, वो कहते हैं कोरोना से ठीक होना है, दवा मत करो, ताली बजाओ, थाली बजाओ। तो हमने डपोर शंखों के लिए ये योजना लागू की है कि हो सकता है डपोर शंख इससे जाग जाए, शंख बजाने से, थाली बजाने से, क्योंकि वो सही रास्ता तो सुन नहीं रहे, बच्चों के आंसू देख नहीं रहे। तो डपोर शंखों को जगाने के लिए ये एक तरीका, नया आधुनिक तरीका जो बीजेपी वालों को पसंद है, वो हमने निकाला। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी, मैं पूरे जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ और अयोध्या में बैठा हूँ प्रभु श्री राम की नगरी में, यहाँ के लिए कह रहा हूँ, उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए, 80% हिंदुओं के घर तोड़े गए हैं, उनकी दुकानें, उनके मकान तोड़े गए हैं, 100 साल पुराना जो उनका घर था उसको तोड़ दिया गया है, कई पुराने मंदिर तोड़ दिए गए हैं इसी अयोध्या में। मैं काशी गया था, काशी में बहुत सारा काशी कॉरिडोर के नाम पे हिंदुओं के दुकान मकान तोड़े गए हैं। संत रविदास जी के गेट के सामने जो चाची की कचौड़ी की दुकान और पहलवान लस्सी की दुकान थी, 42 दुकान तोड़े गए। मैं गया था वहाँ पे, सब के सब हिंदू हैं। तो खाली ये बुलडोजर के नाम पे और भाजपा के नेता और सांसद इस बात पे खुशी की लहर लोगों में पैदा करते हैं कि देखो देखो बुलडोजर चल गया, सलीम के यहाँ, मोहम्मद के यहाँ, रहीम के यहाँ, करीम के यहाँ, और कितने बलराम इसमें पीटे जा रहे हैं वो नहीं बताते, कितने अग्रहरी, कितने गुप्ता, कितने यादव, कितने तिवारी शहीद हो रहे हैं ये नहीं बताते है चुनाव का। और प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार के चुनाव के जीत का प्रमाण पत्र चुनाव से पहले ही हासिल कर लिया है, इसलिए अब बिहार में चुनाव का कोई मतलब नहीं है। 52 लाख वोट काटे जा चुके हैं। बहिष्कार के सवाल पे हमारी पार्टी जो निर्णय लेगी उसके बारे में तब आपको आधिकारिक जानकारी देंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि 52 लाख वोट कटने के बाद अब बिहार के चुनाव का कोई मतलब बचता नहीं है। उनके इस्तीफे में मैं बता चुका आपको कि ये जो फैसला है इससे पूरा देश अचंभित है, हैरान है, परेशान है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो गया। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कारणों का हवाला दिया गया था, विदाई समारोह तो कर देते भैया, वो काहे नहीं किए। जिस तरह चुनाव आयोग में तो स्वास्थ्य कारण कोई समस्या नहीं लाता, 5 मिनट बुला के उनको एक विदाई समारोह कर देते। इतना तो न्यूनतम सम्मान करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, बताइए।